हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आपका 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा और आपका 24 तारीख तक चलेगा। तो जो ये मोमेंट होता है ना, ये टाइम है एग्जाम से पहले का एक हफ्ता, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। इस हफ्ते में आप क्या चीजें करते हैं, कहाँ ज्यादा फोकस करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि एग्जाम डे वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जो शायद आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। कुछ कंटेंट भी बताऊं जो आपकी अगर प्रिपरेशन में कहीं लैग है तो उसे पूरा करने में मदद करेगा। एक रूटीन क्या होना चाहिए इन 7 दिनों में, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को 2x पे देख लेना जिससे कि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मेनली पार्ट थ्योरेटिकल है, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं मैं। कुछ पहले उन चीजों पे बात करेंगे जो आपको नहीं करना है इन लास्ट स्टेज में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा न्यू टॉपिक्स आप अभी यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, हालांकि जिनका एग्जाम, क्योंकि अभी एग्जाम डेट अलग अलग होगी सबकी, 20 दिन के अंदर आपका एग्जाम कराया जा रहा है, तो जिनका लास्ट में तो वो फिर भी काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनका स्टार्टिंग डेट में एग्जाम है, काफी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इन एक हफ्ते में कोई मिरेकल नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आपने यहाँ सीख जाओगे। ये जो टाइम जाएगा आपका मेनली रिविजन पे जाना चाहिए, क्योंकि चीजें सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसी को अगर आप एक बार सीख चुके हैं उसका रिवाइज करना आसान होता है। तो इस टाइम पे मैक्सिमम फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। आपका टाइम पूरा मैनेज होना चाहिए कि अगले 7 दिनों में, अगले 8 दिनों में जब भी आपका एग्जाम है, आप कैसे कैसे किस किस चीज को रिवाइज करोगे। पूरे दिन का शेड्यूल आपको खुद से बना लेना चाहिए, अगर नहीं बनाया अभी तक तो। ठीक है, एग्जाम जब आप टेस्ट दे रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होना चाहिए। कौन सा सेक्शन कैसे करना है आपको, कौन से स्किप करने क्वेश्चन, कौन से नहीं करने। उसके लिए आपको क्या देने पड़ेंगे, मॉक्स देने पड़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक रहे। हालांकि एनटीपीसी सीबीटी 1 में टाइम का इतना ज्यादा इशू नहीं होता है, फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है उनके लास्ट में क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक्स देके अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें। ठीक है, अभी आपको ना डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद करते हैं, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। मान लो सोशल मीडिया आप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, वहां पे कुछ ऐसी आपने कोई चीज देख ली जिससे आप ओवर एक्साइटेड हो गए, राइट, या फिर डिमोटिवेट हो गए, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या जेलसनेस की फीलिंग आ गई आपके अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपका जो फोकस है पढ़ाई पे वो शायद हट सकता है। वहां पे आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली कि भाई एनटीपीसी में सिलेक्शन लगने के बाद भी कुछ नहीं होता, ऐसी जिंदगी है, ये है, वो है, तो हो सकता है आपका पेपर से मन हट जाए। या फिर ऐसी कुछ चीजें आपने देख ली कि भाई एनटीपीसी में ये है, वो है, ओवर एक्साइटेड हो गए, फिर उस बेसिस पे सिर्फ वही चीजें चल रही हैं, फ्यूचर चीजें चल रही हैं, जो अभी आपको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे, या कुछ और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप हो सकता है पढ़ाई से हट जाओ, या फिर मान लो आप किसी दोस्त से ज्यादा बातें कर रहे हो, उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको लग गया बुरी तरीके से, और उसकी वजह से आपका 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, या महिला मित्र या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, तो लिमिट करो अपने सोर्सेस। ठीक है, कोई अगर आप काम करते हो जिसमें इंजरी का डर रहता है तो वो चीज भी थोड़ा सा आप अवॉइड करिए इस टाइम पे। टाइमली सोइए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 3 घंटे सो जाऊंगा रात को, उससे मेरा काम चल जाएगा, नहीं, आपकी मेंटल एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो मिनिमम 6 घंटे तो कोशिश करिए सोइए। जितना अगर आप इतना भी सो रहे हैं तो एफिशिएंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स ऐसा नहीं होगा कि आप 14 घंटे बैठे हैं और पढ़ उसमें से 5-6 घंटे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्लीप पूरी होगी तो जब भी आप फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं पैसिव स्टडी करते हैं कि वीडियो चला ली, बस बैठे बैठे मैथ्स के पूरा दिन सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं। ठीक है, खुद पेन चला नहीं रहे। जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बहुत बच्चे जीके में क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं। ठीक है, मैराथन क्लासेस देखेंगे, ठीक है, क्रैश कोर्सेज देखेंगे, फटाफट से बैठ के 3 घंटे में पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म कर लिया, ज्योग्राफी खत्म कर लिया। लेकिन क्या वो आपके दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक आप खुद से उसे याद नहीं करेंगे, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो जो आप या रिवीजन भी आप कर रहे हैं, कुछ बच्चे रिवीजन करते टाइम क्या करेंगे, नोटबुक खोल लेंगे और फटाफट से क्विकली रीड करेंगे। रीड करने से आपकी रिवीजन नहीं होने वाली। ठीक है, आपको याद नहीं रहेगा। रिवीजन का तरीका क्या होता है, अगर आप जीके की रिवीजन कर रहे हैं तो आपने हाथ रख लिया, जो भी टॉपिक उसके बारे में सोचिए कि क्या क्या चीजें आपको याद आ रही हैं, और उसके बाद फिर हाथ हटा के देखिए क्या चीज आपको याद नहीं आ रही, उसे पॉइंट पॉइंट खींचिए और उसे रिकॉल करिए। ठीक है, इस तरीके से मैथ्स में अगर आपको रिवीजन करनी है तो उसका बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना। आइडेंटिटीज अगर ज्योमेट्री की आपको रिकॉल करनी है तो खुद से एक रफ कॉपी लेके उसमें लिख के देख लेना कि हाँ, इससे रिलेटेड ये आइडेंटिटी बनती है। बेटर तरीका ये होता है एग्जाम टाइम बिल्कुल ही पास हो कि अगले दिन एग्जाम में क्विकली रिवाइज करना, तो उस टाइम पे आप रीड कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव लर्निंग आपको करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है,
वरना तो 4 बार रिवीजन कर लोगे, पता चलेगा याद कुछ नहीं रहा उसके बाद भी एग्जाम से पहले। प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, ये समझिए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। क्योंकि कई बार जैसे हम मॉक्स बना रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो पेपर का लेवल है थोड़ा एग्जाम से अच्छे लेवल का रहे, ठीक है। और आपकी तैयारी अगर कम है तो उस केस में आपको ये लग सकता है यार पेपर तो मुश्किल ही आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बीच बीच में आप देके देखिए कि उसमें आप कैसा स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में एनटीपीसी का है तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर रिसेंट में जो रेलवे के एग्जाम हो रहा है उनके पेपर देखिए कि उनका लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। तो कई बार आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे ना रुकना नहीं है। मान लो आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ठीक है, आपको जो अप्रोच बताई गई वो भी समझ नहीं आई, तो उस पर रुको मत भाई, आगे बढ़ जाओ। अब टाइम इतना नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन पर रुको। बहुत ही कम चांसेस होंगे एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में वो आएगा ही आएगा, या फिर कहीं आपने ग्रुप में किसी बच्चे ने भेज दिया कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लो, आप करने बैठे, आपको लग रहा है आपका मैथ्स बहुत अच्छा, आपसे सोल्व नहीं हुआ, उसमें 1 घंटा बवा दिया। 1 घंटे में तो कितना सारा रिविजन कर सकते थे, एक चैप्टर रिवाइज कर सकते थे मैथ्स का, राइट। तो अभी किसी भी टॉपिक पे फंसना नहीं है। 2 या 3 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया, ठीक है, वरना आगे बढ़ो। और बाकी ज्यादा किसी की हेल्प के चक्कर में भी मत पड़ो, सिर्फ अपना सोचो कि कैसे एग्जाम तक आप सारा का सारा रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, ठीक है। 30 मिनट्स की वॉकिंग पे चले जाओ, या हल्की सी रनिंग कर लो, या योगा वगैरह कुछ भी कर सकते हो, जिससे कि मेंटली आप ठीक रहो। ज्यादा एग्जाम के बारे में सोचोगे तो और ज्यादा पैनिक मोड में आओगे, फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। डाइट वगैरह ठीक रखो, ये जरूरी है भाई। गर्मियां है, हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि तबीयत अगर आपकी खराब हो गई, बुखार हो गया या लूज मोशन लग गया या फिर कुछ भी हुआ ऐसा, तो आपके 2-3 दिन खराब हो जाएंगे, उस बीच आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सिर्फ मैं पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ इस टाइम पे, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ठीक है, और एग्जाम जैसे माहौल में आप टेस्ट दीजिए, जैसे एग्जाम को जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे ट्राई करके देखिए, मॉक देके कि आप कर पा रहे हैं। मॉक का अलग अलग लेवल्स ट्राई करिए, एग्जाम लेवल, एग्जाम से ऊपर के लेवल के मॉक, हर तरीके के, कि जिससे कि किसी भी तरीके का पेपर एग्जाम में आ जाए तो आप उस तरीके के कर पाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। और सबसे मेन मैंने बताया कि रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पूरे साल भर में पढ़ा वो इस टाइम पे आप कैसे रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस होगी कि भाई कोई नई तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ रहे हैं रेलवे के, वो आप देखेंगे। फिर मॉक्स, क्योंकि देखो रेलवे और एसएससी में फर्क होता है। एसएससी में जो मॉक्स की इंपॉर्टेंस होती है वो रेलवे में इतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रेलवे में CBT 1 में एटलीस्ट एनटीपीसी में टाइम का कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा नहीं है। आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और उसके लिए आपको मिलती है 90 मिनट्स, ठीक है। जबकि एसएससी में जब हम 100 क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर हमें जो टाइम मिलता है वो मिलती है 60 मिनट्स, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है, जीके में तो कोई टाइम नहीं लगता। तो 30 मैथ्स के हैं, आपके 30 रीजनिंग के हैं और बाकी 40 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, जो कि बहुत कम टाइम में आप जीके के 40 क्वेश्चन करने में मैक्स टू मैक्स आपको 10 मिनट लगेगी। तो फिर भी रीजनिंग और मैथ्स के 60 क्वेश्चन करने में आपको 80 मिनट मिलता है। तो टाइम का कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक्स हैं उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास स्टैटिस्टिक्स का आता है और आपसे पूछता है कि भाई इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके बता दो कि भाई मीन क्या होगा, और आपको मीडियन और मोड दे दे, है ना। तो अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे मीन? और उस केस में एक क्वेश्चन का गलती, मतलब आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे 1 नंबर, और एनटीपीसी में 1 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये आप लोगों को पता है, राइट। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज गेन करने पे फोकस करना पड़ेगा रेदर देन स्पीड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का कंस्ट्रेंट थोड़ा सा कम है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पीड कम है तो बात अलग है, वरना जिसकी ठीक ठाक, जिसने एक बार चीजें ढंग से पढ़ रखी ना टीचर से, तो उसे एनटीपीसी में स्पीड का कंस्ट्रेंट नहीं आता और क्वेश्चन का लेवल भी एसएससी से थोड़ा कम ही रहता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? और उसके बाद अदर प्रैक्टिस, कि भाई और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, वो सारी बात की चीजें। सबसे पहले कोर्स की रिवीजन, फिर जो लेटेस्ट नए टाइप्स आए, फिर मॉक्स, और ये इस तरीके से चीजें चलेंगी। मॉक्स एटलीस्ट आपको इतने देने कि एग्जाम के पैटर्न से आप रूबरू रहे, ठीक है। और आपके प्रेजेंट प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है वो भी आपसे मॉक के साथ ही पता चलेगा कि जो चीज आप सीख रहे हैं वो काम आ रही है नहीं आ रही। देखो सिलेबस में ये चीजें दे रखी हैं, लेकिन इसमें कुछ बच्चों को मेरे पास एक बच्चे का कमेंट भी आया था, सर प्रोबेबिलिटी तो इसके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो लिखा हुआ नहीं है ना। तो भाई ये टॉपिक्स मैं नहीं करता हूं। देखो हो सकता है आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था तो उसके अंदर इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा था, जो कि जिस सेट में वो क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो आप करके जाओगे तो आपके पास एडिड एडवांटेज होगा, अगर उसका क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर
पाओगे। ऐसे इवन एनटीपीसी 2019 में ही एक बार एक क्वेश्चन तो लोगरिथम का भी आ गया था, हालांकि वो गिने चुने, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो मेरी नजर पड़ी, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ही हो। तो ये टॉपिक तो मैं आपको करने को नहीं कह रहा, हालांकि मैंने कोर्सेज में तो करा रखा है, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एटलीस्ट बेसिक दिख जाना कि इसका क्वेश्चन आया तो आप बना पाए। ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चला। ऐसे रीजनिंग के टॉपिक्स है, लेकिन पूछ कुछ भी सकता है, और ऐसे जनरल अवेयरनेस में भी यहाँ पे सब कुछ पूछा जाता है। हालांकि कुछ बच्चे जनरल अवेयरनेस जब पढ़ते हैं, जो नए होते हैं एनटीपीसी में, वो कंप्यूटर को नहीं पढ़ते हैं। कंप्यूटर से अच्छे खासे क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में पिछली बार हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के कम से कम, तो ये भी आपको कवर करना है एग्जाम के लिए। और अभी आपके सब कुछ हो गया, बाई चांस कंप्यूटर बचा है तो कंप्यूटर की ई बुक भी दे रखी है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आरबीआई के टेलीग्राम पे, वो कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जो एसएससी के लिए टीयर 2 के लिए हमने बनाई थी। उसमें रेलवे के भी क्वेश्चंस हमने क्लास में भी प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक, अब एग्जाम पैटर्न को अगर हम पूरा देखें यहाँ पे, तो आपको ये सारी की सारी चीजें दिख रही है। एनटीपीसी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना भाई, ये क्वेश्चंस देते हैं मिक्स करके। अब मिक्स क्वेश्चंस में पहले एक जीके का आ गया, एक रीजनिंग का आ गया, एक मैथ्स का आ गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग के 3 मैथ्स के आ गए, फिर 2 रीजनिंग के आ गए, फिर 2 जीके के आ गए, ऐसा भी हो सकता है। फिर मैथ्स के 2 क्वेश्चंस आ गए या 3 क्वेश्चंस आ गए, है ना। सारे अनइक्वली स्प्लिट रहते हैं। अभी जो डेमो आया था एनटीपीसी का, उसमें भी ऐसे ही दिखाया था। अगर मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो क्वेश्चंस एक बार के में देखते हो रहा है, जैसे जीके के सारे क्वेश्चंस 1 गो में आपके हो जाएंगे, है ना। मैथ्स का क्वेश्चन बीच बीच में पड़ रहा है तो आप जो भी थोड़ा, अगर 1 लाइन का क्वेश्चन है डायरेक्टली आप कर सकते हो तो कर लो, वरना बाकी जो भी 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है वो आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। ऐसे रीजनिंग के अंदर जैसे पजल के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, जो लंबे हैं उन्हें लास्ट के लिए छोड़ दो। तो इससे क्या होगा ना, जब आप देखेंगे कि टोटल 100 क्वेश्चंस करने के लिए 90 मिनट्स है और आपने लगभग 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 60 के आसपास, 60 to 70 क्वेश्चंस इजीली आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपके पास जब 50 मिनट बची होगी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए, तो आप वहां पे थोड़ा सा शांत मन से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी बचेंगे आपके, और जो मुश्किल क्वेश्चंस होगा जिसका शायद आप डायरेक्ट नहीं आंसर निकाल पाए, तो आप बेसिक से भी क्वेश्चन को सोच के कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने ये बताया कि पहले कोशिश करो कि 40 मिनट के अंदर, अपना 40 से 50 मिनट के अंदर 1 गो में जितना भी क्वेश्चंस हो जाए वो कर लो, जो इजीली देखते करने वाले हैं। जीके के हो गए, बाकी रीजनिंग के या मैथ्स के इजी क्वेश्चंस, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। जिसमें जो मुश्किल है या जो टॉपिक नहीं पढ़ रखा उसके फिर से 3rd गो के लिए छोड़ दो और उस तरीके से क्वेश्चंस को करो। पेपर करते टाइम भाई यहाँ पे क्योंकि टाइम का कंस्टेंट ज्यादा नहीं है, सिली मिस्टेक आपने कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा मत करना भाई, ऑप्शन देखा, हाँ इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, इसे मार्क कर देता हूँ। मैथ्स में या रीजनिंग में खास तौर पर अच्छे तरीके से चीजों को वेरीफाई करके ही क्वेश्चन को सोल्व करना, चाहे बेसिक से करना पड़े, ठीक है। वरना अगर आपको लगता भी है कि सर बाद में देख लूंगा, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड अटेम्प्ट करके फिर लास्ट में उस क्वेश्चंस पे आके ढंग से बेसिक से करके वेरीफाई जरूर कर लेना कि सही आंसर निकला है या नहीं निकला है। आपके पास टाइम होगा वेरिफिकेशन, अगर आप तैयारी ठीक करिए तो। जैसे रीजनिंग में कई बार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलती हो जाती है, या फिर मैथ्स के अंदर कई बार मैथ्स की लास्ट लाइन पढ़ लोगे ना आप, तो डबल पढ़ लो लास्ट लाइन को, जिससे कि जो पूछा वही निकालो। कई बार टोटल वर्क का हाफ पूछा है कितने टाइम में होगा, आप टोटल वर्क का टाइम निकाल देते हो तो गलती हो जाती है। डायमीटर पूछा आप रेडियस निकाल देते हो, लास्ट लाइन क्वेश्चन की दोबारा रीड कर लो, ठीक है। तो टाइम बच जाए अगर लास्ट में, तो डबल वेरिफिकेशन कर लेना क्वेश्चंस की कि जो पूछा क्या वही निकाला है, घुमा के तो नहीं पूछ लिया कुछ, ठीक। उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी के लिए 10 मॉक्स हमने आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें आज 7th मॉक स्टार्ट हो गया है, 6 मॉक ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, और ये 4 जून तक आपके 10 के 10 मॉक्स हो जाएंगे। तो वो मॉक देते रहिए अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, ठीक। कम से कम कोशिश करिए एग्जाम में जाने से पहले 10 ना सही, कम से कम 5 मॉक तो जरूर दीजिए आप इनमें से, ठीक है। जब 10 मॉक्स हो जाएंगे पूरे, तो मैं कोशिश करूंगा पुराने मॉक्स भी आप लोगों के लिए ओपन कर दूं। सबसे पहला कोशिश आपका ये रहेगा, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चलूं मैथ्स में, तो भाई जो भी सिलेबस का पार्ट है कुछ भी छोड़ो मत। कोई चीज अगर आपकी मान लो रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं हुई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आपने उसके कंसेप्ट एक बार पढ़ रखे हैं, तो भी एग्जाम में आपके पास टाइम होगा, बेसिक से आप क्वेश्चन बना जाओगे। बहुत ज्यादा फास्ट तरीकों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है अभी के टाइम पे। तो एटलीस्ट सिलेबस एक बार गो थ्रू जरूर करो पूरा, कोई भी टॉपिक अपना छोड़ो मत।
ठीक है। जो वेटेज मुझे पता चली कि ये वेटेज से इतने इतने क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें एनटीपीसी में अरिथमेटिक सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर टू एडवांस मैथ्स। तो एडवांस मैथ्स के एटलीस्ट फॉर्मूला अच्छे से याद करो और बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो देख लो कि कहाँ से क्या क्या आ रहे हैं। टाइम मिले तो प्रोबेबिलिटी भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर कर जाना। अगर हालांकि अगर आपका सिलेबस और भी बचा हुआ है तो उसे फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले जैसे वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला, वे सारे बिल्कुल भी मत छोड़ना, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और फंस जाओगे आप। ठीक है। मैथ्स क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, कोई भी टॉपिक अगर आपको बचा हुआ और आपको कम टाइम में फिनिश करना है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट। ये प्लेलिस्ट से आप वो टॉपिक की वीडियो उठाओ, उससे कवर कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में इजीली कर पाओगे। और स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर करने हैं, वो भी इसी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो वहीं पे आपको वीडियोज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट को देख लो एक बार, जो भी टॉपिक छुटाओ, आपने कोर्स ले रखा है नहीं ले रखा है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो, जल्दी चीजें कवर हो जाएंगी। ये वो टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं जिसमें जनरली बच्चे बार बार रिवीजन की जरूरत हो जाती है, भूल जाते हैं या क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन टॉपिक्स को एक बार डबल वेरीफाई कर लो। डबल इनकी मतलब रिवीजन ज्यादा लगेगी बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में, तो पहले इन टॉपिक्स की भी रिवीजन आप कर सकते हो। अब आपने तैयारी कर ली, सिलेबस आपका पूरा, उसके बाद की स्टेज क्या होगी भाई? लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने देखा होगा सीजीएल 2024 टीयर 2 का पेपर हुआ, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ। एक क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था वो आरपीएफ कांस्टेबल की हर शिफ्ट में था, वैल्यू चेंज करके। ठीक है। पूछा था कुछ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम क्या होगा या एवरेज क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे और एसएससी में रिपीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी क्या है? टीसीएस। अभी तक एसएससी के भी पेपर बना रहा था, आगे भी हो सकता है एसएससी के पेपर टीसीएस बनाए या नहीं बनाए, इसके बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सुनने में आ रहा है जैसे कि काफी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि एसएससी का पेपर इस बार 2025 का शायद टीसीएस ही बनाएगा। ठीक। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अब तक जितने भी एसएससी के हुए या रेलवे के हुए वो टीसीएस ने ही बनाए हैं, तो एसएससी और रेलवे के क्वेश्चंस का पैटर्न काफी हद तक सिमिलर भी देखने को मिला है। रेलवे क्या हो सकता है, आपको सारे एग्जाम्स जो हैं इनके जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं सारे करने की जरूरत नहीं है। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने हर उसके करा रखे हैं एग्जाम के, ये आप कर लो। ऐसे मैंने एसएससी के भी सारे एग्जाम्स के टॉप 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं पिछले साल में जितने भी हुए हैं। एक प्लेलिस्ट है ये, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो इस प्लेलिस्ट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है। और जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी बना तो वो इसमें से ही दिखेगा आपको। बाकी इनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो पहले खुद से सोल्व कर लें, कहीं फंसे तो उनमें वीडियो का लिंक भी है, वहां से आप वीडियो से जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, सारे टॉपिक्स उन्होंने एक बार कर रखे हैं और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेटेस्ट एग्जाम के। अब बात आती है जीके की। देखो जीके में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी आपकी रिवीजन। वीडियो देखने से जीके में कुछ भी नहीं होगा। आपने पढ़ा बाबर का जन्म किस साल में हुआ था, कब उसकी मृत्यु हुई, जब तक उसे याद नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आपको एक एक चीज याद करनी है। करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। करंट अफेयर्स बच्चे पूछते भी कि कब से कब तक करें, तो आप लोगों के लिए जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये कैसे पता चले? जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए रेलवे के, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए उसके हिसाब से आइडिया दे रहा हूं मैं। ठीक है। तो ये तो कर ही लेना, बाकी जैन 2024 से लेके पूरे करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर टाइम है तो ही कर पाओगे, नहीं टाइम है तो नहीं कर पाओगे। तो बाकी स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना। एनटीपीसी में भी आपको पता है जीके के बिना सिलेक्शन नहीं होना है, तो जीके इज इंपॉर्टेंट। जो वेटेज मुझे स्टूडेंट्स ने बताई, मतलब जो टीम ने बताई कि लगभग इतने इतने क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, तो ये देख लेना। और जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर अगर नहीं पढ़ा है तो आरबी चैनल पे कंप्यूटर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से कोई 7 से 8 क्लासेस में थ्योरी मैम ने पूरी करा रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। ओनली इफ यू हैव टाइम। अगर टाइम नहीं, एग्जाम पास है, तो रिवीजन पे ही फोकस करना है, कुछ नया नहीं छेड़ना है। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स की वेटेज आप लगभग देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में यहाँ पे लिखा है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, कुछ बता रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम जो रेलवे के हो रहे हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 8-9 क्वेश्चन भी आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो यू जस्ट चेक दैट आउट। जीके में अगर कोई सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है जिसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बाकी चीजें कर रखी है, कम टाइम में कवर करना चाहते हैं, तो ये क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट है। इसमें सारे टॉपिक्स का आपको क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे। इसकी मदद लीजिए और फटाफट से कवर कर लीजिए। और इनकी पीडीएफ भी वीडियो के नीचे ही लिंक दे रखा है, जिससे कि आपको नोट्स ना बनाने पड़े, उन पीडीएफ से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जितना भी पढ़ेंगे, मान लो आप इकोनॉमिक्स की 5.5 घंटे में कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आप बना लेंगे, और इसके बाद जो इसकी पीडीएफ होगी उससे आप इसे क्विकली याद कर सकते हैं जो भी क्लास में, या पीडीएफ को साथ में खोल लिया, वीडियो साथ में चला दी और उससे याद करते रहे, या प्रिंट निकालना तो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी अभी जैसे जिनकी रेल जीके की तैयारी पूरी हो चुकी है उनको क्या करना है, रेलवे के अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी वन लाइनर ई बुक सभी की मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया, अलग से एक मैसेज में सारे डाल दिए अलग से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था जिसमें बायोलॉजी के सारे पेपर्स वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने आपको दे दिया, तो बायोलॉजी की क्विक रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो। हालांकि एसएससी के प्रैक्टिस के लिए मैंने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, एसएससी वाले भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले रेलवे के कर लो, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो। और करंट अफेयर्स के लिए एक ई बुक है जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के वो डाले हुए हैं, स्टैटिक के इंपोर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं और मंथली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स ही रहता है तो ये भी आप रेफर कर सकते हैं, इसमें एक जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी कुछ वीडियोज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इंपोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स की, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है। हालांकि जो करंट अफेयर्स की ई बुक मैंने दिखाई ना इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हैं तो दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद रीजनिंग पाते हैं भाई, टॉपिक्स तो सारे करने हैं, कोई टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते। रीजनिंग और मैथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है आपके एनटीपीसी के लिए। जब सोल्व करें तो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, पजल के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन, जिनमें सिली मिस्टेक्स बहुत बच्चे कर देते हैं जनरली, तो इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना, मतलब डबल वेरीफाई कर लेना सोल्व करने के बाद। ठीक, जो क्वेश्चन है जैसे कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज के जो आप भूल जाते, मतलब कई बार लॉजिक स्ट्राइक ही नहीं करता, तो कोशिश मत करना उन्हें वन गो में करो, इन्हें लास्ट के लिए छोड़ना। अगर 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, लास्ट में आराम से फ्री टाइम में बैठोगे तो आप इजीली कर पाओगे। देखो रीजनिंग में ऐसा हो सकता है जैसे सीरीज का कोई क्वेश्चन है जो आपसे अभी 1 मिनट में नहीं हो रहा, होता है आधे घंटे में भी ना हो, है ना। तो कोशिश करिए कि अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैथ्स को देख के आपको पता चल जाएगा होगा या नहीं होगा, और वो भी आप विद इन, जिनकी स्पीड अच्छी होगी वो 1-1.5 मिनट, या जिनकी स्पीड कमजोर भी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर 2 से 3 मिनट में आंसर निकाल ही लेते हैं किसी तरीके से बेसिक से करके। रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रायोरिटी कम रखना है कंपेयर टू मैथ्स के क्वेश्चन, जो भी नए तरीके का आपको दिख जाए। जैसे सीरीज का लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो उसे लास्ट के लिए ही छोड़ना। ये रीजनिंग की जो वेटेज है लगभग टॉपिक वाइज आपको उसका आइडिया लगेगा। अच्छा, एक तो चैप्टर वाइज वेटेज को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिलेगा। हालांकि एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, एग्जामिनर ये ढंग से बनाते नहीं है पेपर को, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन कई बार नहीं डालते हैं। पता चलता है कि कुछ 6-7 टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आ गए और बाकी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन नहीं डाला। फिर भी अगर स्टार्टिंग में मान लो आपके पास ऐसा हो गया कि मैथ्स के 4-5 मुश्किल क्वेश्चन एक साथ डाल दिए, या फिर स्टार्टिंग में जीके के 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपने पढ़ नहीं रखा था उससे आगे, तो डिमोटिवेट मत होना, आगे और भी क्वेश्चन हैं और उनमें आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। कोई भी क्वेश्चन आपने सोल्व करा, अगर 2 बार की में सोल्व करने के बाद भी आपका आंसर उसका मैच नहीं कर रहा, तो उसे लास्ट के लिए छोड़ देना और बाद में देखना टाइम बचे तो। क्वेश्चन रॉन्ग आ सकते हैं, हमेशा आते ही हैं, और इसके अलावा ये भी होता है जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबको इक्वल पूरे नंबर मिलते हैं हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो आप करें या ना करें वो मैटर नहीं करता। ठीक है, शायद एसएससी में तो पूरे नंबर मिलते हैं, रेलवे का अगर कुछ और रूल हो तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन उसमें फिर क्वेश्चन को शायद डिस्कार्ड करते होंगे, दूसरा ऑप्शन यही होता है। तो उस केस में भी आपका कोई लॉस नहीं होता क्योंकि सभी बच्चों का क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, अगर वैसा होता है तो अपना रूटीन बना लीजिए लास्ट स्टेज का कि कैसे कैसे करेंगे। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लर्निंग एनीथिंग न्यू। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब रिवीजन का तरीका क्या हो सकता है, देखो डेली में कोशिश करो 1 मॉक अगर लगा लो, अगर आपका एग्जाम अभी 5 से 6 दिन के बाद। अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि लेना देना ही देना है, कोई कंपल्शन नहीं कह रहा हूं मैं आपको। मॉक वो दे जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, और वो दें जिनको पैटर्न के बारे में ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, अगर आपका ऐसा है कि रिवीजन का मेरा बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, तो जरूरी नहीं है आप डेली मॉक लगाएं। आप 2 दिन में 1 मॉक लगा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉक का सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट हो, और यहाँ पे आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा एनटीपीसी में कंपेरेटिवली नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जिनकी तैयारी कम है, जिनका पेपर छूट जाता है, अभी एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो और क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, टाइम खत्म हो गया, तो वो लोग तो डेली मॉक उन्हें लगाना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए, अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करने के लिए।
जीके में आप सोचेंगे कि यार मैं आज एक पूरा दिन पूरे पॉलिटी को रिवाइज कर लूंगा, एक दिन में पूरा इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लूंगा, इट कैन बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि हो सकता है कि माइंड एक चीज को ज्यादा पढ़ोगे तो भारी होने लग जाता है उस चीज को देख के। तो ऐसा कर लो, जीके में जैसे 7 दिन का मान लो आप लेके चल रहे हैं और जीके में हमें 7 सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाए, आधा आपने हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, आधा आपने पॉलिटी रिवाइज कर लिया, आधा इकोनॉमिक्स आधा पॉलिटी, अगले दिन आधा इकोनॉमिक्स आधा पॉलिटी करके पूरे हो गए, तो 2 दिन में 2 सब्जेक्ट हो गए। तो मेन मकसद यही है कि एक सब्जेक्ट हमारा पर डे के हिसाब से चलता रहे। मैथ्स में डेली का 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो आप, ऐसे ही आप रीजनिंग में 3 से 4 चैप्टर डेली का रिवाइज करोगे तो आपका एग्जाम तक हो जाएगा। ठीक है, यू कैन स्प्लिट कर लो इस तरीके से पूरे सिलेबस को और कवर करो। ठीक है, कंपटीशन एनटीपीसी में आपको पता है बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहीं है हम देखेंगे तो हायर सेकेंडरी लेवल पे 2000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, और यहाँ पे क्या कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे 700 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे सभी नहीं होते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों में आपको compete करना है। अगर आप ज्यादा इस चीज पे फोकस करेंगे कितने लोगों में होगा तो दिक्कत है, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई पे अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी चांसेस कि आप एक बेटर रैंक के साथ या CBT 1 को क्वालिफाई करके टियर 2 में और मेहनत करके बहुत अच्छी रैंक ला पाए। ठीक, और एग्जाम डे वाले दिन ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, किस्मत के हाथ में होती है। जीके में जो चीजें पढ़ी उसमें से क्वेश्चंस आ गए तो आप हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे बेटर परफॉर्म कर जाएं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ज्यादा चीजों को दिमाग में मत लीजिए। आपको पता है जितनी भी वैकेंसीज हैं इसके 15 गुना कैंडिडेट CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे, ऐसा ही है ना। पिछले साल तो 20 टाइम्स से इस बार घटा के इन्होंने फटाफट से 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को कहा है कि वो उन्हें CBT 2 देने का मौका मिलेगा। तो लगभग ये मान के चलिए 1.5 से 2 लाख के बीच में बच्चे CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, और आपको उनमें से आना है, और वो आप आ सकते हैं अगर तैयारी अच्छी है आपकी। प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए टेलीग्राम पे सारे मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे अलविदा लूंगा आपसे। आई होप कुछ चीजें समझ आई होंगी आपको, कुछ गलतियां जो आप शायद कर रहे हो तो अब नहीं करेंगे इस वीडियो के बाद। नोट डाउन कर लीजिए जो भी चीजें अच्छी लगी हैं वीडियो के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, सो डेट आपके पास एक ट्रैक रहे, और आगे अगर कोई चीज आप लिख लेते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहती है, तो आप एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं करेंगे। और जो लोग ज्यादा पैनिक होते हैं ना चीजों को लेके, तो भाई यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा वीडियोज इस टाइम पे मत देखो। ठीक है, कोई भी टीचर की नई वीडियो आएगी आपको लगेगा यार कहीं ये ना मेरा मिस हो जाए, कहीं एक फोमो सा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसमें आप और ज्यादा पैनिक करोगे। तो अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं तो इस टाइम सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह सारा बंद करके सिर्फ अपना कंटेंट बना लो, क्या क्या आपको रिवाइज करना है एग्जाम तक, और उसे रिवीजन पे फोकस करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। क्या आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स GST इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद SSC CGL एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो दी बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।